बच्चों, विजयनगर के बारे में हम आपको बता रहे थे। ये लेसन हमारा चल रहा है। आज दो प्रश्न और लिखवाते हैं। दो तीन प्रश्न और इसके बाद लिखवा के ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इसके जो अति लघु उत्तरीय हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये आप स्वयं बुक से तैयार कर लेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज का प्रश्न नोट करिए। विजयनगर की किलेबंदियों तथा सड़कों का वर्णन करो। इसका उत्तर लिखिए। 15वीं शताब्दी में फारस से कालीकट, जो आजकल कोझिकोड कहा जाता है, उस समय कालीकट कहा जाता था, एक दूत आया जिसका नाम अब्दुल रज्जाक था। यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। किलेबंदी शहर को आसपास के कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। किलेबंदी से शहर को आसपास तथा उसके कृषि क्षेत्र को तथा जंगलों को भी घेरा गया था। पहला है सबसे बड़ी दीवार। शहर की बाहरी दीवार शहर के चारों तरफ की पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना कुछ शुंडाकार की थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी वस्तु या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि वो आपस में एक स्थान पर टिके रहें। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे से बनाया गया था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकाले गए थे। दूसरा, किलेबंदी से खेतों को घेरना। इस किलेबंदी का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक के शब्दों में पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। इतिहासकार डोमिंगो पेस के अनुसार इस पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने तक बहुत की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं, कई उद्यान हैं, बहुत सारा जल है जो 2 झीलों से लाया जाता है। इन विदेशी यात्रियों के कथनों की पुष्टि पुरातत्वविदों ने अपने सर्वेक्षण में किया है। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली से घिरा हुआ था, जिसमें जल तुंगभद्रा नदी से लाया जाता था। तीसरा, कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी। मध्यकाल में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में रखे जाने का प्रमुख उद्देश्य शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से वंचित रखना और उन्हें समर्पण के लिए बाध्य करना। ये घेरेबंदियां कई महीनों तक या वर्षों तक चल सकती थीं। अतः इन परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक प्रायः किलेबंद क्षेत्रों के अंदर विशाल अन्नगारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अत्यंत महंगी एवं व्यापक नीति अपनाई थी। चौथा, दूसरी और तीसरी किलेबंदी। दूसरी किलेबंदी नगरीय भाग के आंतरिक केंद्रों में बनी थी और तीसरी किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को एक ऊंची दीवार से घेरा गया था। पांचवा, प्रवेश द्वार। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर के मुख्य सड़कों से जुड़ते थे। प्रवेश द्वार स्थापत्य के सुंदर नमूने थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार और उस पर बने मेहराब तुर्की स्थापत्य कला के नमूने थे।
कुछ इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ था। सड़कें। पुरातत्वविदों ने सड़क शहर के अंदर तथा उसे बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से जाने वाले मार्गों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों के खोजों से की गई है। सड़क प्रायः पहाड़ी वाले भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में वे थीं जो मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी थीं तथा उनके दोनों तरफ बाजार लगाए जाते थे। दूसरा प्रश्न नोट करो। विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का विवेचन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। पहला है केंद्रीय शासन। अब केंद्रीय शासन भी कई भागों में विभक्त था, जिसको हम अलग अलग आपको बताएंगे। केंद्रीय शासन में क लिखो राजा। साम्राज्य में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थीं। इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक नहीं होता था। वह धर्मानुसार शासन करता था तथा प्रजा की भलाई अपना परम कर्तव्य समझता था। ख युवराज। राजा के ठीक बाद युवराज का पद होता था। युवराज सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। पुत्र न होने पर राज परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को युवराज नियुक्त कर दिया जाता था। ग मंत्री परिषद। राजा को शासन कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन होता था। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष होते थे। राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युत करता था। घ दरबार। विजयनगर साम्राज्य के दरबार वैभवशाली होते थे। दरबार की शान शौकत पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता था। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के सम्राटों के राज दरबार की बहुत अधिक प्रशंसा की है। अब उसके बाद आता है केंद्रीय शासन के बाद प्रांतीय शासन। दूसरा प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत का शासक नायक कहलाता था। नायक की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। नायक प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे सैनिक, असैनिक तथा न्याय संबंधी सभी अधिकार प्राप्त होते थे। उसे अपने प्रांत के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से केंद्र को भेजना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर नायकों को राजा को सैनिक सहायता भी देना पड़ता था। तीसरा है स्थानीय प्रशासन। प्रांत अनेक जिलों में विभक्त होता था। जिलों को नाडु या कोट्टम कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम की होती थी। ग्राम सभा का प्रधान आयंगर कहलाता था। चौधरी, लेखक, चौकीदार, तौला आदि ग्राम सभा के पदाधिकारी होते थे। इनका पद वंशानुगत होता था।
ग्राम सभा का प्रधान इन सभी के सहयोग से शासन चलाता था। इनके प्रबंध का निरीक्षण करने के लिए केंद्र की तरफ से महानायकाचार्य नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। चौथा है राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। किसानों की उपज का 1/5वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य साधन भी थे, जैसे चारागाह कर, पशु कर, विवाह कर, उत्पादन कर, उद्योग पर कर तथा व्यवसाय एवं व्यापार पर कर। पांचवा, सेना का प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य की आधार सेना थी। शासकों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सेना में 7 लाख पैदल, 32,600 घुड़सवार और 651 हाथी थे। सेना के दो भाग थे, केंद्रीय सेना और प्रांतीय सेना। सेना में 4 अंग थे, पैदल, घोड़े, हाथी और तोपखाना। सैनिक विभाग का अधिकारी महासेनापति कहलाता था। छठा, न्याय व्यवस्था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। उसका निर्णय अंतिम होता था। राज्य में अनेक राजकीय न्यायालय होते थे। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राजा करता था। विजयनगर राज्य के न्याय व्यवस्था का आधार हिंदू धर्मशास्त्र तथा परंपरागत नियम एवं रीति रिवाजों पर आधारित था। दीवानी मामलों का निर्णय हिंदू नियम से किया जाता था। 7वां, दंड विधान। दंड विधान कठोर था। फौजदारी कानून तो और भी कठोर होते थे। चोरी, व्यभिचार तथा देशद्रोह के लिए मृत्युदंड या अंग भंग की सजा दी जाती थी। साधारण अपराधी के लिए जुर्माना, कारावास या संपत्ति जब्ती का आदेश दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अपराध स्वीकार करने के लिए भयंकर यातनाएं दी जाती थीं। विश्वासघात करने वाले सरदारों को एक लकड़ी की सूली पर, जो उनके पेट में घुसाई जाती है, जीवित लटका दिया जाता था। निम्न श्रेणी के लोगों को उनका चाहे कोई भी अपराध हो, उनका सिर काट दिया जाता था। हत्या के अपराध के लिए भी यही दंड दिया जाता था। तो दंड का प्रावधान बहुत कठोर था। ये आपके शासन व्यवस्था, विजयनगर की साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी। इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। 2 प्रश्न और लिखवाएंगे और छोटे प्रश्न तथा बहुविकल्पी आप स्वयं देख करके तैयार कर लेंगे।